हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अब आप लोगों को पता होगा कि सभी लोगों का जो है वो सीआर का भी एप्लीकेशन आउट हो चुका है। ऑलमोस्ट जितने भी लोगों ने एमटीएस का फॉर्म फिल कर रखा होगा सभी का यहाँ पर एप्लीकेशन मिल चुका है। और 2 दिन से लगातार अपना जो पर्सनल इशू था उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कोई भी वीडियोज़ नहीं मिल पाया है। आज भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं लग रहा हुआ था, लेकिन काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस के बाद चीज़ों को मैनेज करने के बाद यहाँ पर ये आपको आज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। बाकी कल से तो ऐसे भी रेगुलर रहना है, आज के लिए ये बोला था तो आज से रेगुलर रहेगा, आज करवा रहे हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आज काफ़ी हम छोड़ेंगे आप लोगों के लिए कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट आंसर होगा। लेकिन शुरुआत करेंगे, थोड़ा भी सपोर्टिव लगे वैसी ही सीरीज होगी जैसी हमेशा होती है। सब कुछ इसके अंदर एसएससी एमटीएस जो इंपॉर्टेंट क्लासेस के नाम से होता है उसके अंतर्गत ही प्लेलिस्ट है, जिस नाम से इस जो आपको बताया है इसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन एक यहाँ पर आपका ये पहला है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया हुआ था। देखिए यहाँ पर बाबा रामचंद्र की बात की गई है कि किसानों के किस संघर्ष का नेतृत्व किया हुआ था। देखिए अगर बाबा यहाँ पर अगर बात करें बाबा रामचंद्र की, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था कि जो जमींदार होते थे उनके दुर्व्यवहार को लेकर के था। यानी कि जमींदारों का उस टाइम काफ़ी शासन चल रहा हुआ था जिनके दुर्व्यवहार के खिलाफ जो है इनका आंदोलन होता रहता था। और इन्होंने ये यहाँ पर पूछा गया कि किस क्षेत्र में इन्होंने जो है जाके किसानों का साथ दिया हुआ था, तो वो था क्षेत्र अवध का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया हुआ है अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर अवध की बात कर लें तो अवध का जो पहला शासक हुआ वो हुआ शहादत अली खान। यानी कि जो पहला था वो था शहादत अली खान। कई बार यहाँ पर पहला पूछ लिया जाता है, जो कि अप्रॉक्स 1722 ईस्वी के टाइम पर आया हुआ था शहादत अली खान, जो कि पहला था। बाकी कई बार यहाँ पर अंतिम भी पूछ लिया जाता है कि अंतिम कौन था, तो अंतिम जो था अवध का नवाब वो वाजिद अली था। यानी कि वाजिद अली शाह था, ये अंतिम था। और ये 1847 से लेकर के इसने 1856 तक शासन किया हुआ था। तो ये थे वाजिद अली शाह। एक एक फैक्ट यहाँ पर याद रखेंगे तो आगे आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। नेक्स्ट है कि राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की हुई थी किस साम्राज्य से संबंधित है। देखिए हर्षवर्धन की बात कर लें तो हर्षवर्धन जो था ये संबंधित था पुष्यभूति वंश से। यानी कि पुष्यभूति वंश था 7वीं ईस्वी के दौरान चला हुआ था पुष्यभूति, जिसमें कि यहाँ पर था कि पुष्यभूति जो वंश था उससे संबंधित था हर्षवर्धन। और इसके अगर टाइम पीरियड की बात कर लें तो 606 से लेकर के 647 तक जो है हर्षवर्धन ने यहाँ पर शासन किया हुआ था। तो ये था हर्षवर्धन का टाइम पीरियड। उसके साथ क्या था कि अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो राजा शशांक पूछा गया जिसके यहाँ पर जिन्होंने क्या किया था कि युद्ध के लिए यानी कि आमंत्रित किया हुआ था या जिसके साथ युद्ध किया हुआ था यहाँ पर हर्षवर्धन ने, तो ये गौड़ था। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौड़ था। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो पुष्यभूति वंश था इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर में थी। ठीक है। बाकी यहाँ पर एक हर्षवर्धन का जो नर्मदा नदी का युद्ध है काफ़ी फेमस है कि किसके साथ में हुआ था, तो नर्मदा नदी के साथ में बात करें तो यहाँ पर जो है पुलकेशन द्वितीय थे जो कि चालुक्य शासक थे। पुलकेशन द्वितीय उन्होंने हराया हुआ था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है सामने कि जो भांबावली वाजराई झरना है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में आता है। देखिए नाइट में बना रहे हैं तो वॉइस को लेकर के थोड़ा सा इशू हो सकता है, कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ आ सकती है, तो आज मैनेज कर लेंगे सभी लोग। बाकी कल से जो है एकदम क्लियर सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑलरेडी मैंने माइक मेरा ख़राब हो गया था, दूसरा मैंने ऑर्डर भी किया हुआ था जो कि वर्क कर ही नहीं रहा है, यानी कि उसको भी वापस करके दूसरा लेना पड़ेगा, वो भी काम कर नहीं रहा है। तो विदाउट माइक शूट होता है यहाँ पर, वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा वॉइस को लेकर के इशू होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका भामरावली जो है वज्राई झरना पूछा गया था। अगर जिसकी बात करें भामरावली वज्राई की तो ये महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ और कुछ जो महाराष्ट्र के हैं उनको याद रखना है। एक तो लिंगमाला है यहाँ पर, दूसरा अम्बोली झरना है यहाँ पर, तो अम्बोली झरना को भी याद रखना है ना। और इसके साथ एक झरना और है जो कहा जाता है काफ़ी फेमस, सब लोगों ने सुन रखा होगा, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर। अगर इसकी बात कर लें तो पहली चीज़ तो अगर इसका राज्य पूछ लिया जाए तो वो झारखंड में होगा।
नदी पूछ लिया जाए किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पर, तो ये भी यहाँ पर याद रख लेना है। इसके साथ अगर भारत का सबसे ऊंचा पूछ लिया जाए कि जो सबसे ऊंचा है जलप्रपात वो कौन सा है, तो वो है कुंचिकल झरना, यानी कि कुंचिकल जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा है। और बना किस नदी पर है, तो बना है वराही नदी पर। और इसकी अगर राज्य की बात कर ली जाए तो राज्य हो जाता है कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट आ चुका है सामने अगला क्वेश्चन कि जो ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा नामक बीमारी शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। देखिए ट्रैकोमा की बात करें, जो प्रभावित करता है सामने से अंग की बात करें तो वो होता है आँख, यानी कि आँख को जो होता है वो ट्रैकोमा यहाँ पर प्रभावित करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम के कप्तान कौन बनी हुई है। देखिए महिला क्रिकेट पर पूछा गया T20 का, तो अगर यहाँ पर कप्तान की बात करें ऑप्शन में देखिए पहला दिया हुआ है झूलन गोस्वामी जो कि एक बॉलर है, ये तो नहीं हो सकती। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर यहाँ पर। और ये 2022 का यहाँ पर जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीता गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता हुआ है। इसके साथ साथ इसी साल जो है WPL शुरू हुआ है, यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। कुल 5 टीमों ने भाग लिया हुआ था और जीतने वाली टीम थी वो MI यानी कि मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ था। बाकी जो पुरुषों का हुआ है 2023 का IPL उसको जीता हुआ है CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने, और जो इसको हारने वाला है वो गुजरात रहा हुआ है। बाकी जो 2022 का IPL हुआ था वो यहाँ पर था गुजरात इसका विजेता रहा हुआ था और राजस्थान रॉयल्स रहा हुआ था उप विजेता। और 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी जिसमें था कि राजस्थान रॉयल्स पहली बार विजेता रहा हुआ था, जिसके जो कप्तान थे वो शेन वॉर्न से थे, और शेन वॉर्न रहे हुए थे जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित थे। और उसके साथ ही बात करें तो उनकी मृत्यु भी हाल में हो चुकी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलेला गोपीचंद किस भारतीय खेल की टीम के कोच थे। देखिए पुलेला गोपीचंद की अगर बात करें कि ये किस टीम के खेल से के कोच रहे हुए थे, ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन वाला वो हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें तो बैडमिंटन, यानी ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर और बात करें एक और नाम पूछ लिया जाता है वो होता है महेश भूपति। अगर महेश भूपति की बात करें तो ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। तो देखिए खेल खिलाड़ी से इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन किससे संबंधित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि जैसा कि SSC एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जो GK GS के पूछे गए हैं SSC के एग्ज़ामों में 2023 के अंदर, जिसमें SSC CHSL एग्ज़ाम है, SSC MTS एग्ज़ाम है, SSC CGL 2023 का एग्ज़ाम है, सभी का कंबाइंड जो PDF है उसको तैयार कर दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो तीनों का प्राइस है यहाँ पर 49 रुपीज़ रखा गया एज अ कॉम्बो PDF। बाकी अगर आप सिंगल एग्ज़ाम का परचेस करेंगे तो वो 25 में मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है, सारे GK GS के क्वेश्चन इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर सारी PDF अच्छे से पढ़ रखी है। मोस्ट ऑफ द लोग तो ले चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने ना लिया हो या कोई नए लोग हों तो उनको इस WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके परचेस कर लेना। चलिए अपने आ जाएंगे टॉपिक में वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने जर्मनी की सहायता से अंग्रेज़ों का विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का विचार किया हुआ था। तो देखिए जो अंग्रेज़ों से यहाँ पर क्रांतिकारी थे जिन्होंने जर्मनी की सहायता ली हुई थी, उनका जो नाम था वो था यहाँ पर जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, यानी कि उनका जो नाम था वो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इनका नाम था। और जिनको बाघा जतीन के नाम से जाना गया, यानी कि बाघा जतीन कहा जाता था क्योंकि इन्होंने बाघ को जो है एक हंसिये से ही मार डाला था, इसलिए इन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। वैसे जो वास्तविक नाम था इनका वो था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इनका नाम था। इसके साथ बात करें तो ये युगांतर पार्टी के अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पर आपके मेंबर थे तो अगर इनकी कभी पार्टी पूछ लिया जाए कि किस पार्टी से संबंधित है तो युगांतर पार्टी से थे। और जो है क्या हुआ था कि आपका 1915 के समय अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में जो है गोली लगने के कारण बालासोर हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1915 में एक और काम हुआ था, गांधी जो जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए हुए थे 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो इसको भी नहीं भूलना है। तो ये भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि एक ये था कि लोक मंच जो होता है रणमल्ले, ये पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है। देखिए रणमल्ले की बात करें तो जिस राज्य का ये है वहीं से एक और फेस्टिवल काफ़ी प्रचलित है और वो है सिग्मो फेस्टिवल। तो सिग्मो फेस्टिवल तो सभी को पता ही होगा, जो कि गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रणमल्ली और जो सिग्मो है ये गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अगर स्टैनली जलाशय की यहाँ पर बात कर ली जाए कि किस आपका है, तो यहाँ पर जो है आपका तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर तमिलनाडु की बात करी जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे M.K. स्टालिन। और कई बार इनसे पहले पूछ लिया जाता है तो कौन था, तो वो थे पन्नीर सेल्वम, यानी कि M.K. स्टालिन से पहले पन्नीर सेल्वम जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। आज थोड़ा देखिए डिस्टर्बेंस होने की वजह से 2 दिन तो क्लास ऑलरेडी नहीं हो पाई है, तो आज की भी ज़्यादा शायद उतनी बेहतर नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन क्या करना है कि आप लोग को थोड़ा सपोर्टिव रहना है, साथ देना है। बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बताएंगे, लाइक कर देना है, शेयर कर लेना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि 8 से 10 दिन आपके बाकी हैं और इतने ही दिनों में ऑलमोस्ट 15 से 16 जो है टॉपिक यहाँ पर करवा दिए जाएंगे MTS के रिगार्डिंग। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी भर भर के कमेंट करिए, जो भी आपको यहाँ पर बताना है कमेंट जरूर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन एटलीस्ट कमेंट वगैरह किया करिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई होते हैं, कालबेलिया होता है, घूमर होता है और मोहिनी अट्टम होता है, सॉरी मोहिनी अट्टम। ऑप्शन आपके देखते हैं, देखिए घूमर दिया हुआ है, कालबेलिया दिया हुआ है। यहाँ पर राज नृत्य पूछा गया तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया ये क्या होता है आपका, इसे 2009 में जो है अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को की। और बाकी डांडिया की बात करें तो गुजरात से संबंधित है, इसके साथ साथ गुजरात में गरबा भी होता है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो भारत के कुल जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक आ जाता है यहाँ पर मोहिनी, आपका जो होता है शास्त्रीय नृत्य में मोहिनी अट्टम केरल का आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष दृष्टि से किस स्थान पर था, यानी प्रत्यक्ष निवेश की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन जो बी है यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पोजीशन थी इंडिया की ब्रिटिश में निवेश करने के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन थे। तो योजना मंत्रालय के अगर राज्य मंत्री की बात करें तो ऑप्शन बी यानी कि राव जो इंद्रजीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सोनेवाल की यहाँ पर बात करें तो ये हैं स्वास्थ्य मंत्री, और नारायण राणे की बात करें तो ये MSE यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होता है MEC के ये मंत्री यानी कि रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी काव्य जो पुस्तक है छीलते हुए अपनों को, ये एक बुक का नाम है कि छीलते हुए अपने, पुस्तक के लेखक कौन है। अगर इसके लेखक की बात करें, देखिए बुक और ऑथर से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में MTS को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन जो सी दिया हुआ है यहाँ पर नंद किशोर आचार्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। देखिए इसी तरह बिल्कुल वातमय पूछा गया था, कुछ लोगों को लग रहा होगा वातमय ग्रह कौन सा है। देखिए तो वातमय की बात करें तो आपका ग्रह की कैटेगरी में भी नहीं आता है। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे यूरेनस, बृहस्पति, शुक्र, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपका नेपच्यून वैसे ही अलग है, बाकी तो सारी क्वालिटी उनमें भी हो जाएंगे आपका देखेंगे। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिया हुआ है नेपच्यून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आंसर है अभी करंट में बढ़ चुका है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं। देखिए पहले आपके कुछ थे लेकिन करंट में है यहाँ पर बढ़ चुके हैं आपके सभी के उपग्रह। तो ये अपडेटेड, जिसको भी पता है अपडेटेड देखें कि करंट अफेयर्स का जो मार्जिन होता है वो SSC एग्जाम में काफ़ी होता है, और जिसने भी करंट अफेयर थोड़ी भी सही से देखी हुई है उसको एग्जैक्ट जरूर पता होंगे कि वर्तमान में जो है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। तो यहाँ पर आके बता देना है। मुझे बिलीव है कि 1-2 लोग यहाँ पर आंसर काफ़ी अच्छा करते हैं और ऑलमोस्ट सही आंसर यहाँ पर बताते हैं, तो उनसे कि वो लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें ये पूछा गया कि किसने जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में कार्य किया। तो योजना आयोग जो था उसी के स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया था। योजना आयोग है या नीति आयोग हो, दोनों में जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो पहला योजना आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे पहले वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष जो रहे हुए थे गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग के पहले नरेंद्र मोदी के समय में बदला तो 2015 से नरेंद्र मोदी रहे हुए। बाकी इसके साथ जो है एक और चीज़ आपसे यहाँ पर बतानी थी कि हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उसके रूप में किसने कार्य किया हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है प्रणब मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया हुआ है, तो ये भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छाया कठपुतली परंपरा यहाँ पर थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है। थोलू बोमलता की अगर बात करें कि किस राज्य से ये संबंधित है तो आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य होता है कुचिपुड़ी, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आता है। तो ये भी यहाँ पर इसका डांस वगैरह देख लेना है, डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि क्वार्ट्स का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो अगर क्वार्ट्स की बात करें कि इसका जो प्राथमिक घटक है वो इनमें से कौन है, तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है सिलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि SiO2 जिसको बोलते हैं, एक क्वार्ट्स का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष यानी कि कुलपति होता है। जो पूरे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनका कौन होता है। तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, जो कि सभी केंद्रीय विद्यालयों का आपका कुलाध्यक्ष होता है। उसके साथ साथ अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो 52 होता है उसके तहत क्या होता है कि जो एक पूरे देश का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं आर्टिकल जब 61 की बात आ जाती है तो ये महाभियोग से संबंधित होता है। आर्टिकल 72 आ जाता है तो ये जो होता है क्षमादान से संबंधित होता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का। यहाँ पर अगर राज्यपाल की बात करें तो 153 आर्टिकल हो जाता है राज्यपाल के लिए। बाकी अगर इसके साथ साथ बात करें कि 153 जो होता है ये होता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके साथ साथ 171 की जब बात आती है तो ये हो जाता है कि यहाँ पर जो राज्यपाल होगा उसको भी क्षमादान का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। देखिए नदियां तो वैसे पश्चिम की ओर की बहती हैं लेकिन यहाँ पर कर्नाटक की पूछी है जो पूर्व की ओर बहती है। तो ऑप्शन जो है इसका तुंगभद्रा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसके साथ और जो कुछ नदियाँ हैं वो कावेरी वगैरह हैं, कर्नाटक से संबंधित हैं। बाकी 2 नदियाँ SSC एग्जाम में कई बार देखने को मिलती हैं, एक तो कृष्णा होती है, दूसरी गोदावरी होती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये आपकी होती है, ये निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। गोदावरी की बात करें तो ये निकलती है यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं नासिक में, वहाँ से निकलती है। गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बैंक के किस कार्य के साथ आप समपार्श्विक शब्द संबंध करेंगे। तो समपार्श्विक की अगर बात कर लें तो ये ऋण और अग्रिम की स्वीकृति के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो यहाँ पर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित कितने प्रतिशत आर्गन है। देखिए बात करें यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल की तो जो 78% होता है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो तो नाइट्रोजन हो जाता है। उसके बाद जो 21% होता है अप्रोक्स वो ऑक्सीजन हो जाता है। तो आपका 1% जो होता है लेस देन 1% समझ सकते हैं, कम या 1% ही मान सकते हैं, वो होता है आर्गन जो कि वायुमंडल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा नदी की बात करें तो जो इसका उद्गम होता है वो गंगोत्री से होता है, यानी कि गोमुख हिमनद से होता है। राज्य की बात करें तो उत्तराखंड से होता है। समापन की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके साथ अगर बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गंगा है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। तो ये यहाँ पर सारे गंगा से रिलेटेड फैक्ट हैं। और हाँ अगर बात करें कितने राज्यों में बहती है यानी कितने राज्यों
राज्यों में इसका बेसिन है, तो वो 11 राज्यों में होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि इसको राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा है वो किस वर्ष दिया गया था। तो यहाँ पर नवंबर 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नवंबर 2008 के समय में गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया हुआ था। तो अगर नियॉन लैंप की बात करें तो इसका आविष्कार किया गया था जॉर्ज क्लॉट के द्वारा, यानी जॉर्ज क्लॉट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो उत्तरदायी गैस की बात करें तो CO2 की ऑप्शन जो यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है। तो ये था कुछ आज का सेट। आज भी यहाँ पर शायद ना ही करवा पाते, लेकिन काफ़ी ट्राई किया तो करवा दिया है। बाकी हो सकता है कि वॉइस को लेकर के थोड़ा बहुत इशू हो, सही से ना आई हो। बाकी कल से आपको दिन में रिकॉर्ड कर लेंगे, सही से मिलेंगे, आपको प्रॉपर हो सकेंगे तो 2 करवा देंगे, जिससे कि जो आपका लेवल है जल्दी, क्योंकि 10 दिन बाद एग्ज़ाम ऑलमोस्ट होना है। इंग्लिश का भी देखेंगे, अभी काफ़ी मैराथन बाकी है, वो सारा कुछ करवाना है। बस सपोर्ट करना है, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिए। जैसे ही वीडियो आता है लाइक कमेंट करें। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एनालिसिस वगैरह सारा कुछ मिलेगा। बाकी हर अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए।